नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं BLI 222 की बुकलेट नंबर 4 का यूनिट नंबर 12 जिसका टाइटल है यूजर्स स्टडी। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यूजर्स और यूजर स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे यूजर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यूजर स्टडीज़ क्या होती है, क्यों करते हैं हम लोग और इसकी नीड क्या है, नीड फॉर यूजर स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन प्लानिंग फॉर यूजर स्टडी, किसी भी यूजर स्टडी को करने के लिए उसकी क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। एंड देन आफ्टर कुछ मेथोलॉजीज और टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग यूजर स्टडीज़ को कंप्लीट किया जा सकता है। और लास्ट में हम लोग से कुछ लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक हमारा यूजर्स एंड यूजर्स स्टडी। क्या क्या होते हैं, कौन होते हैं यूजर्स, एक लाइब्रेरी के लिए उसके यूजर्स कौन है, पहले हमें इसकी पहचान करनी होगी, फिर जाकर हम उनके बारे में स्टडीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूजर्स होते कौन हैं। दीज इंक्लूड्स, दीज मतलब यहाँ पे यूजर्स, या मैं कह सकता हूँ यूजर्स इंक्लूड टर्म्स लाइक क्लाइंट्स, पैट्रॉन्स, रीडर्स, कस्टमर्स, इंक्वायरियर, मेंबर्स एक्सेट्रा। ऐसे कोई भी जो लाइब्रेरी में आते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन हो सकता है। क्लाइंट, लाइब्रेरी के जो परमानेंट क्लाइंट्स होते हैं जो रेगुलर आते हैं। कुछ पैट्रॉन्स जो रीडिंग करते हैं, लाइब्रेरीज में आते हैं रीडिंग करते हैं, उनको हम लोग पैट्रॉन्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं। रीडर्स आप लोग को पता है। कस्टमर्स जो रेगुलर कस्टमर आते हैं। इंक्वायरी जो भी कोई इंक्वायरी करना आता हो, या फिर जो मेंबर्स होते हैं, ये सारे लोग इंक्लूड होते हैं हमारे यूजर्स के लिए, यूजर्स के फॉर्म में। Throughout the term users has been most preferred because it indicates use of the library and its resources। हम इन सब के लिए, किसके लिए, क्लाइंट्स के लिए, पैट्रॉन्स के लिए, रीडर्स के लिए, कस्टमर्स, इंक्वायरियर और मेंबर्स, इन सब के लिए एक कलेक्टिव वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं जिनका जो हम लोग बोलते हैं यूजर्स। और हम यूजर्स बोलते हैं तो ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं जो रेगुलर हमारी लाइब्रेरीज की सर्विसेज को यूज़ करते हैं। ये तो हमने देखा यूजर्स के बारे में। अब स्टडी, यूजर स्टडी क्या होती है, क्या होता है यूजर स्टडी, या यूजर्स को स्टडी करने से क्या मिलेगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यूजर स्टडीज इज द मीन्स फॉर सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे वर्ड है सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। उनका इवेल्युएशन करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ द यूजर्स। क्या ऑब्जर्व करना है, क्या एग्जामिन करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, यूजर्स के, और बिहेवियर को एग्जामिन करना है ऑफ द यूजर्स ऑफ द सिस्टम एंड सर्विसेज। द यूजर स्टडी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द इफेक्टिवनेस। ठीक है, हमारी जो लाइब्रेरी सर्विस हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या वो उतनी इफेक्टिव है जितनी हम लोग डिज़ायर करते हैं, या जितनी वो हमसे एक्सेप्ट कर रहे थे। हमारी परफॉर्मेंस मतलब इफेक्टिवनेस यानी परफॉर्मेंस of the library and the information services provided as the aim at satisfaction of the users need। तो यूजर स्टडी क्या होता है, यूजर स्टडी होता है एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनका मूल्यांकन करना, क्या, किसके, कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बिहेवियर को, किसके, यूजर्स के। सो दैट, ऐसा करने से क्या होगा, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम अपने इफेक्टिवनेस, लाइब्रेरी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर्स को, उसकी इफेक्टिवनेस या हमारी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकें। और इवेलुएट करने का हमारा मकसद होगा उनको एनहांस करना, उनको और ज़्यादा अच्छा बनाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा यूजर्स कौन होते हैं और यूजर स्टडीज़ क्या होती है और क्यों करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये देखिए स्लाइड आपकी बुक में ये टेबल दिया होगा, फिगर दिया होगा, फिगर 12.1 और फिगर 12.2। ये यूजर्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि डिफरेंट फंक्शनल कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन यूजर्स हो सकते हैं। हमारी यूजर कैटेगरी, प्रोफेशनल ग्रुप्स, कुछ प्रोफेशनल ग्रुप्स के लिए कौन कौन से यूजर्स, अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करूँ तो साइंटिस्ट प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, बिजनेसमैन या मैनेजर्स, ये सब हमारे कैसे प्रोफेशनल यूजर्स हैं। और फंक्शनल यूजर्स में हम लोग वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स इन फंक्शनल रिसर्च, वर्कर्स इन अप्लाइड रिसर्च, टेक्नोलॉजिस्ट, राइटर, रिपोर्टर, साइंटिस्ट, टेक्निकल जर्नलिस्ट, हिस्टोरियंस, ये सारे हमारे फंक्शनल यूजर्स हैं। तो यूजर्स को भी हमने बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, आप लोग अपनी बुक में देखेंगे, ये उसी आपकी ही बुक में से लिया गया फिगर्स का एक डायग्राम है। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। यूज़र के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो हमारे पास यूज़र्स आते हैं, पैट्रॉन्स, रीडर्स, मेंबर्स, क्लाइंट्स, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। सिंस द मेन पर्पस ऑफ एनी यूजर स्टडी इज टू गैदर इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल इन डिजाइन
provision and evaluation of specific information, products or services gathered to specific users, it become necessary to have full understanding of the users characteristics. देखिए हमारा यूज़र स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पस है, हम लोग क्यों यूज़र स्टडी कर रहे हैं, सो दैट कि जो भी हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे यूज़र्स को, वो हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या उसमें अगर कुछ कमियां हैं, कुछ लैग हो रही हैं तो उसको सही कर सकें। और हर यूज़र की अपनी कुछ अलग डिमांड होती है, कुछ अलग तरीके से वो अपनी सर्विसेज को हमसे रिक्वायर्ड करता है, मतलब उसकी डिमांड होती है। तो हर कस्टमर को या हर यूज़र्स की उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन हम उसको प्रोवाइड कर सकें, इसलिए हमारा पर्पस होता है यूज़र स्टडी करने का। और यूज़र स्टडी हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हम यूज़र्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट, यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स में बी स्टडीज़ अंडर द फॉलोइंग मेंशन ग्रुप्स। अब हम जब यूज़र स्टडीज़ करते हैं तो ये 4 हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं, यानी यूज़र्स को इन ग्रुप्स में रखा जाता है और इन एक अलग अलग यूज़र्स को ग्रुप बनाकर जो हम लोग स्टडी करते हैं वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में रिफ्लेक्ट होता है। पहला देखते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ऐसे यूज़र्स जो इंडिविजुअली हमारे पास आते हैं, ठीक है, एक अकेला रीडर आया, एक अकेला पैट्रॉन आया हमारे पास और वो हमसे हमारी कुछ सर्विसेज की नीड करता है, तो ऐसे इंडिविजुअल यूज़र्स को हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखकर, एक अलग ग्रुप में रखकर उनकी स्टडी करते हैं। तो ये यूज़र्स का पहला ग्रुप बनता है, इनकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी अलग डिमांड होती है, इनकी अलग नीड होती है हमारी लाइब्रेरी सर्विसेज से। नेक्स्ट है स्टेजेस इन द इंफॉर्मेशन डिफ्यूज़न। हम किसी भी यूज़र्स को जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन डिफ्यूज़न का मतलब इंफॉर्मेशन देना, प्रोवाइड कराना, तो उसकी बहुत सारी स्टेज हो सकती है, पहले स्टेज, दूसरी स्टेज, या वो अलग अलग मेथड से, अलग अलग मीडियम से भी अगर हमसे इंफॉर्मेशन मांगता है तो उनको हम अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बारे में स्टडी करना कि किस तरह से हम यूज़र्स को अलग अलग मेथड से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं सो दैट कि वो इफेक्टिव हो सके। एनवायरमेंटल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारे जो यूज़र्स होते हैं वो मे भी शायद ग्रुप में हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो सकते हैं, तो वहाँ उनका एनवायरनमेंट या वहाँ का सोशल कल्चर उनको इफ़ेक्ट कर सकता है। अब उनके इस इफ़ेक्टिवनेस से हम अपने यूज़र्स को कैसे अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सकें उसके बारे में स्टडी करना कहलाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली यूज़र्स को अच्छे से इंटरेक्ट करने के लिए, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों के बीच में मतलब यूज़र्स और लाइब्रेरियंस के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन के लेवल पे जाकर किस तरह से हम यूज़र्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं सो दैट कि वो जो भी इंफॉर्मेशन हमसे मांग रहा है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो, ठीक है। अब डिजिटल एरा में अगर वो हमें मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी एक्स्ट्रा अदर मीडियम से अगर वो हमसे इंफॉर्मेशन ले रहा है तो हम ये इंश्योर करेंगे हमारा और उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन हो ताकि उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम लोग उसको फुलफिल कर सकें। तो ये थे हमारे कुछ यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या यूज़र्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हमने अलग अलग 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उसके बाद हमने इनकी स्टडी की। A proper and systematic user study aim at collection all the printed data concerning the users with the objective of building an effective information system. Such data enables establishment of close relationship between users and the information system design. जैसा कि पहले भी डिस्कस किया था, इसका स्टडी करने का, जो यूज़र स्टडी करने का मतलब है कि हम एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करें अपने यूज़र्स की और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी जो नीड है, उनकी जो डिमांड है उसके हिसाब से हम उनको प्रॉपर और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं यूज़र स्टडी करने के। चलिए अब यूज़र स्टडी को थोड़ा सा और डिफाइन देखते हैं। देखिए ये यूज़र स्टडी जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है, वही है। यूज़र स्टडी इज़ द मीन ऑफ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ द यूजर्स ऑफ द सिस्टम एंड सर्विसेज। द यूजर स्टडी इज डायरेक्टली लिंकिंग विद द इफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस ऑफ द लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड एज दे एम एट सेटिस्फेक्शन ऑफ यूजर नीड। तो ये यूज़र स्टडी की डेफिनेशन हमने अभी पहले भी डिस्कस की थी, ये सेम वहीं पे है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट है यूज़र रिसर्च, ठीक है। यूज़र्स पे किस तरह से रिसर्च करते हैं। देखिए अगर आप यूज़र्स पे रिसर्च नहीं करेंगे, वो कब आता है, कौन सी डिमांड उसकी ज़्यादा है, अगर इंडिविजुअल के बारे में बात करें, कौन सी स्पेसिफिक जगह पे वो बैठना पसंद करता है, उसका स्ट्रीम क्या है, वो किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, अगर हम यूज़र के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे तो अपनी सर्विसेज को हम लोग बेहतर नहीं कर सकते। इसलिए हमें यूज़र्स का यूज़र रिसर्च करना भी या यूज़र्स का रिसर्च समझना भी ज़रूरी है।
यूज़र रिसर्च क्या होता है? यूज़र रिसर्च फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग यूज़र बिहेवियर्स, नीड एंड मोटिवेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, टास्क एनालिसिस एंड अदर फीडबैक मेथोलॉजीज। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए। यूज़र स्टडी कहाँ फोकस करता है? यूज़र्स के बिहेवियर पे। उसका बिहेवियर क्या है, नेचर किस तरह का है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी हैं, उसकी नीड क्या होती हैं, अगर स्पेसिफिक यूज़र है तो उसकी क्या क्या नीड है, किस स्ट्रीम में वो ज़्यादा फोकस करता है, किस तरह की बुक्स, डिजिटल बुक्स ज़्यादा पसंद करता है, हार्ड बुक ज़्यादा पसंद करता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखना है। और एंड मोटिवेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, टास्क एनालिसिस एंड अदर फीडबैक मेथोलॉजीज। और हम कितने भी जो हमारे यूज़र्स हैं उसको कौन कौन से ऐसे टूल्स और टेक्निक्स हैं जिसके मदद से हम उससे कुछ फीडबैक ले सकते हैं, हमारी लाइब्रेरीज में सर्विसेज कैसी हैं, आपको किस तरह की बुक्स या पीरियोडिकल्स या किस तरह से इंफॉर्मेशन देना, आपको पास करना ज़्यादा आसानी होती है, इनके बारे में पढ़ना। ये हम लोग देख रहे हैं रिसर्च के बारे में, यूज़र्स के रिसर्च के बारे में। This field of research aim to improve the usability of products, services or process by incorporating experimental and observational research methods to guide the design, development and refreshment of the products। ये सब करने के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं ताकि हम अपनी लाइब्रेरीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, अपने यूज़र्स को ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें ताकि वो बिना हेजिटेट हुए हम लाइब्रेरियन से या हमारी लाइब्रेरीज में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करें, और हम अपने जो भी लाइब्रेरीज में उनका जो डिज़ाइन है, वहाँ पे जो और कुछ डेवलपमेंट करने हैं, उन सब चीज़ों को भी अच्छे से कर सकें। तो यूज़र स्टडी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमें यूज़र रिसर्च करना ज़रूरी है, यूज़र्स के बारे में जानना ज़रूरी है। ये था यूज़र स्टडी और यूज़र रिसर्च के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नीड फॉर यूज़र स्टडी। अभी हम लोग वही सब डिस्कस कर रहे थे, नीड्स क्या हैं, पॉइंट वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल यूजर्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड। हमारे जो पोटेंशियल यूजर्स हैं उनके बारे में हमें जानना, ये हमारी नीड है, और वो किस तरह की इंफॉर्मेशन नीड है उनकी, वो हम समझते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं नीड फॉर यूजर स्टडी, क्यों हमें यूजर स्टडी करनी चाहिए, उसकी नीड के बारे में। सेकेंड पॉइंट है द असोसिएशंस अबाउट द परसेप्शन एंड अप्रोच ऑफ यूज़र टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन। हमारा जो यूज़र है वो कौन कौन से, उसका क्या परसेप्शन है इंफॉर्मेशन के बारे में, वो किस तरह से इंफॉर्मेशन लेना ज़्यादा पसंद करता है, डिजिटली, कंटेंटली या इंटरनेट के थ्रू से ज़्यादा अच्छा करता है कि बुक्स के मेथड से ज़्यादा अच्छा पसंद करता है पढ़ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। टू आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। हमारी लाइब्रेरी की क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, यूज़र्स कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं लाइब्रेरी में, कौन कौन से लैग पॉइंट्स हैं, उनको भी पकड़ना या समझना इंपॉर्टेंट है। टू इवेलुएट द लाइब्रेरी सिस्टम, दैट इज हाउ फॉर द एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी सिस्टम एंड सर्विसेज आर एबल टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर्स। अपनी लाइब्रेरी को बेहतर समझें, बेहतर अच्छे से कर सकें ताकि ये ज़्यादा अच्छे से यूज़र फ्रेंडली हो सके और ज़्यादा लोगों को उसको डेवलपमेंट दे सके। टू स्पेसिफाई द प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस ऑफ लाइब्रेरी विच मे डिस्करेज द यूजर्स टू द लाइब्रेरी। हमारे यूजर्स को जो पॉइंट ज़्यादा डिस्करेज कर रहा है लाइब्रेरीज को, उसके बारे में समझना, उसको रिमूव करना। टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ टूवर्ड्स यूजर्स इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ ऐसे लाइब्रेरी स्टाफ्स के बारे में भी, उनका भी एटीट्यूड समझना या उनके बारे में जानना जो हमारे यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर्स इन बिल्डिंग अ गुड लाइब्रेरी एनवायरनमेंट। हमारे यूजर्स का, हमारे जो रीडर्स हैं, उनका क्या योगदान हो सकता है हमारी लाइब्रेरी को बेहतर करने का, उसके बारे में पढ़ना या उसके बारे में जानना। टू एनालिसिस द इंटेंशन ऑफ सम न्यू लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर यूजर्स, और अगर हो सके कुछ नई लाइब्रेरी सर्विस को स्टार्ट करना, उसका इनिशिएटिव लेना, उसके बारे में भी हम लोग यूजर स्टडी करके समझ सकते हैं। टू इम्प्रूव द ओवरऑल सिस्टम एंड सर्विसेज ऑफ द लाइब्रेरी, एंड द लास्ट इज टू बिल्ड अप यूजर फ्रेंडली रिसोर्स कलेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स थे हमारे जो नीड हैं, जो हमारी तरफ से रिक्वायर्ड होते हैं कि क्यों हम लोग किसी भी यूज़र की स्टडी करें और यूज़र स्टडी करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके बारे में हमने ये स्लाइड में देखा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लानिंग फॉर अ यूज़र स्टडी। अब हमें अगर यूज़र स्टडी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखें। कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे लगभग 7 स्टेप्स है। इन 7 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके किसी भी लाइब्रेरी में या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में यूज़र स्टडी कर सकते हैं। पहले देखते हैं
सर्वे द प्रीवियस स्टडीज एंड लिटरेचर इन जर्नल एंड लर्निंग अबाउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द यूजर स्टडीज़। सपोज करिए इससे पहले कोई यूज़र स्टडी हो चुकी हो तो उसका लिटरेचर या उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पढ़ना, उसके बारे में जानना और फिर क्या बेहतर हो सकता था इसके अलावा और क्या अच्छे से कर सकते हैं उनके बारे में चीज़ें देखना। तो मतलब पहला स्टेप आता है यूज़र स्टडी करने का कि पुरानी जो यूज़र स्टडी हो चुकी है उनके बारे में जानो। स्पेलिंग आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अब हम जो यूज़र स्टडी करने वाले हैं अभी प्रेजेंट टाइम में वो ऑब्जेक्टिव क्या रखती है, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर हम वो यूज़र स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में जानना। डिटरमाइनिंग द वेरिएबल टू बी स्टडीज एंड द स्पेसिफिक मॉडल टू बी फॉलोड। कुछ ऐसे टेक्निक्स होंगे, कुछ ऐसे स्पेसिफिक मॉडल्स होंगे जिनको हम लोग यूज़र स्टडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइब्रेरी कैसी है। अगर एक जनरल लाइब्रेरी है तो एक अलग तरह की मेथड होगा, स्पेशल लाइब्रेरी है तो अलग तरह के टूल्स एंड टेक्निक और मेथोलॉजीज़ का इस्तेमाल की जाएगी। अगर वो डिजिटल लाइब्रेरी है तो उसके लिए कुछ अलग टूल्स टेक्निक होंगे यूज़र स्टडी करने के। तो डिपेंड करेगा कि आपकी लाइब्रेरी किस तरह की है उसके बारे में, स्पेसिफिक मॉडल कौन कौन से आपकी लाइब्रेरी में इस्तेमाल हो सकते हैं उसके बारे में देखना। सेलेक्टिंग द सैम्पल पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। देखिए बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, किसी भी लाइब्रेरी के हो सकता है थाउजेंड्स और बहुत सारे यूज़र्स हों तो सबके बारे में स्टडी नहीं की जा सकती, या एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी यूज़र्स हैं उनमें से कुछ सैम्पल्स लेते हैं। सैम्पल्स का मतलब होता है कि ये 10, 50, 100 डिपेंड करेगा किस तरह की स्टडी हो रही है, उनको सेलेक्ट करके फिर उनके ऊपर रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग करना, उनसे फीडबैक लेना, क्वेश्चनायर भराना या जिस भी तरह से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके बारे में करना। तो सैम्पल साइज कलेक्शन यानी सैम्पल करना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सैम्पल पॉपुलेशन कलेक्ट करना। डिटरमाइनिंग द मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा एंड ऑब्जर्वेशन। किस मेथड से आप डाटा को कलेक्ट करेंगे यूज़र से, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जहाँ से हम यूज़र से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग द मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा एंड ऑब्जर्वेशन। डाटा कलेक्ट हो गया यानी हमने अपने ऑब्जर्वर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, अब उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना है, ठीक है। उससे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं यूज़र स्टडी करते समय। देन द लास्ट इज डिटरमाइनिंग द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट इंक्लूडिंग डिसमिनेशन ऑफ सच रिजल्ट। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, हमने कलेक्ट कर लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, अब उसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा उसके बारे में बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। टेबल फॉर्म में हो सकता है, पाई चार्ट के माध्यम हो सकता है, बायोग्राफ के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। और कितनी रिसर्च पब्लिश करनी है, कितनी हमें कॉन्फिडेंशियल रखनी है उसके बारे में भी हम लोग चीज़ें देखते हैं। तो कुछ ये ऐसे मेथड्स हैं जहाँ पे हम लोग यूज़र स्टडी करने की प्लानिंग कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं, वो किस तरह से करना है उनके बारे में हम लोग ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स मेथोलॉजीज एंड टेक्निक्स फॉर यूज़र स्टडी। अब कुछ ऐसी मेथड्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम यूज़र स्टडी को बेहतर कर सकते हैं। इसमें पहला है जर्नल और कन्वेंशनल मेथड। ऐसे मेथड जो बहुत जर्नल है, बहुत कॉमन है, और कन्वेंशनल है मतलब बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जिसमें पहला है क्वेश्चनायर। एक पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस में नीचे ऑप्शन रहेगा या फिर आपके उसमें क्वेश्चंस के नीचे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, पुअर ऐसे कुछ करके होगा। तो हर क्वेश्चंस के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिए जाएंगे, आप हमारी सर्विस से कितने संतुष्ट है, कितना अच्छा है। जैसे आप लोग रेटिंग देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आवर में जैसे हम लोग रेटिंग देते हैं किसी भी सर्विस के बारे में, वैसे इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू करके, अब चाहे वो इंटरव्यू आप ओरल कर लीजिए चाहे रिटर्न कर लीजिए, ठीक है। डायरी के माध्यम से हो सकता है यूज़र लाइब्रेरी में कुछ ऐसी डायरी मेंशन हो जहाँ पे आप अपने लोगों से फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बाय सेल्फ और ऑपरेशन रिसर्च स्टडी। तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं, ये सारे जो मेथड्स हैं वो कन्वेंशनल हैं, लगभग बहुत पुराने से आ रहे थे, बहुत पुराने चलते आ रहे हैं। जर्नल मेथड्स हैं जहाँ पे लगभग हर जगह कॉमनली यूज होता है। ये सारे मेथड्स अक्सर देखा जाता है पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में ये सारी मेथड्स को आराम से इस्तेमाल करके हम यूज़र से उनका फीडबैक ले सकते हैं, और जहाँ जहाँ हमारे पास लैक हुआ है वहाँ पर हम लोग इनको बेहतर कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यूज। इनडायरेक्ट मेथड में दो मेथड है, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स और साइटेशन एनालिसिस। लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स मतलब देखिए हमारी कैटलॉगिंग है, कैटलॉग्स हैं, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत सारे
जो फीडबैक हमारे होते हैं, बुक्स होती हैं, वहाँ पे भी जाकर हम लोग लाइब्रेरी के रिकॉर्ड को देखकर या उसका एनालिसिस करके हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे किस सर्विस को लेकर लाइब्रेरियन स्टूडेंट्स या यूज़र्स हमारे ज़्यादा हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। कोई एक ऐसा सेक्शन हो सकता है जहाँ पे लोगों की ज़्यादा भीड़ होती होगी, यूज़र ज़्यादा जाना पसंद करते होंगे, या उस कॉर्नर में उस स्पेसिफिक टाइप की बुक्स में हमारे यूज़र्स ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देखकर हम लोग लाइब्रेरी के लाइब्रेरी की कैसे यूज़ हो रहा है उनके अपने यूज़र्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट द लास्ट है स्पेशल एंड अनकन्वेंशनल मेथड। कुछ स्पेशल मेथड या अनकन्वेंशनल, हमने ऊपर कन्वेंशनल पढ़ा था, यहाँ पे अनकन्वेंशनल। इसमें पहला है कंप्यूटर फीडबैक और अनकन्वेंशनल मेथड्स। अब कंप्यूटर फीडबैक में हम लोग हो सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आयर दे दें। क्वेश्चन आयर हमने यहाँ पे देखा था, ये एक पेज में होगा, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग कंप्यूटर में फॉरवर्ड कर दें या कंप्यूटर में हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो किस तरह से डाटा हमसे ज़्यादा नीड करते हैं, वो किस सेक्शन में जाकर, जैसे OPSC में किस सेक्शन में जाकर वो कौन कौन सी बुक्स को, कौन कौन से कैटलॉग्स को ज़्यादा सर्च करते हैं, उनके मेथड से हम लोग यूज़र्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ही ऐसे मेथड्स थे जिनके माध्यम से हम लोग, कुछ ऐसे टेक्निक्स और कुछ ऐसे माध्यम्स जिनके मेथड से हम लोग इस्तेमाल करके यूज़र्स की स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देर आर नंबर्स ऑफ मेथड्स अवेलेबल डाटा कलेक्शन विच इज़ यूजफुल फॉर द यूजर स्टडी। अच्छा, डाटा कलेक्शंस के लिए, ठीक है, किस किस माध्यम से हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से माध्यम से जहाँ से हमसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिसमें पहला है सर्वे करके आप डाटा कलेक्ट कर लीजिए। ऑब्जर्वेशन, आप खुद ऑब्जर्व करिए यूज़र्स किस तरह से बिहेव करते हैं लाइब्रेरी में, कौन कौन से टूल्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। रिकॉर्ड को एनालिसिस करिए लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स को देखकर। एक्सपेरिमेंटेशंस, ठीक है, आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं लाइब्रेरी में, हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए आप कुछ एक टीम अपनी बनाइए जो ऑब्जर्वेशन करती है, खुद एग्जामिन करेगी, उन सब चीज़ों को देख ले। स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस करके, ठीक है, लाइब्रेरीज में बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड होते हैं, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। सिस्टमैटिक एनालिसिस करके, साइको सोशल एनालिसिस, एंड द लास्ट इज इकोनॉमिकल एनालिसिस। ये सारे ऐसे मेथड्स हैं या टूल्स, टेक्निक्स हैं जिनके मेथड से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डाटा ले सकते हैं। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करने का एक ये अच्छा माध्यम या मीडियम बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड से हमारी लिमिटेशंस ऑफ यूजर स्टडी। अब यूज़र स्टडीज़ की लिमिटेशन क्या है? अगर हम यूज़र स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये एक टेक्निक है, एक टूल है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होगी। जैसे पहला है सैम्पल साइज़। हमारे यूज़र्स 1000 हैं, 1000 यूज़र्स हैं मेरी लाइब्रेरी की, लेकिन मैंने सैम्पल साइज़, मतलब जो जिनके ऊपर मैं स्टडी करना चाहता था वो मैंने सिर्फ 50 को रखा। 50 यूज़र्स को ही मैंने ऑब्जर्वेशन में रखा, उनके ऑब्जर्वेशन को ही मैंने यूज़र स्टडी माना और बाकी 950 को एग्जम्प्ट कर दिया। तो ये एक लिमिटेशन है। आप 50 यूज़र्स की स्टडी करके 950 यूज़र्स का क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि वो भी इसी तरह से बिहेव करेंगे, उनकी भी यही प्रॉब्लम होगी। जबकि हर ह्यूमन, हर यूज़र अपने आप में एक अलग पर्सन है, उसकी एक अलग मेथड्स हैं, उसकी एक अलग टेक्निक्स हैं, वो एक अलग तरह से लाइब्रेरीज़ में अपने आप को एंगेज करता है। तो ये थोड़ा सा इसका एक लिमिटेशन बन जाता है। लैक ऑफ अवेलेबल एंड रिलायबल डाटा। जो भी डाटा आपको यूज़र से मिलेगा या जो भी आप कलेक्ट करते हैं किसी भी मेथड को इस्तेमाल करके, क्या वो रिलायबल है, क्या वो सफिशेंट है, ये हमारा एक सेकंड लैक पॉइंट बनता है। लैक ऑफ प्रायर रिसर्च स्टडीज़ ऑन द टॉपिक। यूज़र स्टडीज़ को लेकर बहुत पहले या बहुत ज़्यादा कुछ स्टडीज़ नहीं हुई, कोई बहुत अच्छी केस स्टडीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसको हम लोग इस्तेमाल करके आगे अपने फ्यूचर में इन चीज़ों को या इन मेथड्स को अच्छे से कर सकें। सेल्फ रिपोर्टेड डाटा। सेल्फ रिपोर्टेड डाटा मतलब कि यूज़र्स बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा अपने आप को खुद एंगेज नहीं कराते हैं यूज़र स्टडी में। उनको लगता है ये मेरा टाइम वेस्ट है, क्यों मैं इसमें पढ़ूँ, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। तो ये जो पॉइंट है उसको वो ध्यान में रखकर चलते हैं। एक्सेस, बहुत ज़्यादा आप डाटा एक्सेस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा यूज़र्स को भी आप इतना ज़्यादा, क्योंकि जो यूज़र्स होते हैं लाइब्रेरी के वो बहुत ज़्यादा हरी में दिखते हैं, मतलब रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, तो वो लाइब्रेरी में अपना काम किया और गए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते वो अपने यूज़र स्टडीज़ के लिए। कल्चर एंड अदर टाइप्स ऑफ बायस्ड। हर ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक अलग पर्सन है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, वो एक अलग नेचर का पर्सन हो सकता है, वो अलग कल्चर्स को बिलोंग कर सकता है, तो उन चीज़ों का भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हिट लैंग्वेज।
आप किसी भी यूज़र से मिलें तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो या अदर किसी लैंग्वेज में। हो सकता है दिल्ली में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे आपका एक लाइब्रेरी का यूज़र मलयाली बोलने वाला हो, उड़िया बोलने वाला हो, गुजराती हो, तो वहाँ पे आपको ये थोड़ा सा लैंग्वेज का भी बायसनेस दिखेगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे यूज़र्स स्टडी की। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो हमारे जो चैप्टर नंबर 12 यूज़र स्टडीज़ के बारे में। ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाइए सो दैट कि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इनको फॉलो कर सकते हैं सो दैट कि जब भी मैं कोई ऐसी नई वीडियो पब्लिश करूँ तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।